खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 और 2036 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुगंधित और औषधीय पौधों के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम के दौरान ही आपको बता दें कि C14 प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया और जबकि सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। सीएम धामी ने कहा कि ये नीति किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए आप लोगों को सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आज देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। और जो 2026 आज महक नीति की हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सुगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 अरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग खेती और उत्थान हो तो बहुत सारे दल मिलकर एकजुट होकर सरकार को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। వారు ఈ దేశానికి మొట్టమొదటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని పూర్తి కాలం సమయం పూర్తి చేసుకున్న మొట్టమొదటి ప్రధాని అనేక రకాల పార్టీలను, అనేక భావజాలాలకు సంబంధించిన పార్టీలను ఏకం చేసి ఈ అన్నిటికన్నా దేశం ముఖ్య అనే భావనతో ఒక అద్భుతమైన ప్రజారంజకమైన పారదర్శకమైన పాలనని వారి ప్రధానమంత్రిగా అందించారు। अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। వారు సేవ, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన ఒక ప్రాతిపదికగా ఒక అద్భుతమైన పాలన అందించారు। దాని కారణంగా సమాజంలో అట్టడుగులో ఉంటున్న వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే కార్యక్రమాన్ని, జీవన ప్రమాణాలను పెంచే ప్రయత్నాన్ని చేశారు। उन्हीं की प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार भारत को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में अविस्मरणीय कार्य कर रही है। వారిని ప్రేరణగా తీసుకున్న నాటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని ప్రేరణగా తీసుకున్న నేటి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఈ సేవ, సుపరిపాలన, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రాతిపదికన ఇవాళ పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారు। आज प्रत्येक सेक्टर में विशेष योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम किए जा रहे हैं। అన్ని రంగాల్లో అన్ని వర్గాల కోసం అనేక రకాలైన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకొచ్చి ఈ భారతదేశాన్ని సంపద సృష్టించి ఒక వికసిత భారత్ వైపు దేశాన్ని నడిపిస్తున్నారు। स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर के भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। స్టార్టప్ ఇండియా, వోకల్ ఫర్ లోకల్, స్కిల్ ఇండియా, స్టార్టప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా లాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో భారతదేశాన్ని ఒక స్వయం సమృద్ధ, ఆత్మనిర్భర దేశంగా తీర్చిదిద్ది ఒక సంపన్నమైన దేశంగా కూడా మారుస్తున్నారు।
स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। స్టార్టప్ ఇండియాలో వారు తీసుకున్న చర్యల కారణంగా ఇవాళ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మూడవ స్థానంలో స్టార్టప్ల దీనిలో భారతదేశం నిలబడి ఉంది। आज सबको पता है, आज से 11 साल पहले भारत दुनिया के 11 देशों के कतार में खड़ा था। वहां से सीधे भारत को चौथी आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। వారు తీసుకున్న అనేక నిర్ణయాల కారణంగా, నిర్ణయాత్మక చర్యల కారణంగా ఎక్కడో 11 సంవత్సరాల క్రితం 11వ స్థానంలో పునారెల్లిపోతున్న భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇవాళ అతి కొద్ది సమయంలోనే ప్రపంచంలోనే 4వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందింది। साथ ही भारत आज विश्व के बड़े बड़े निवेशकों के लिए भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां आज भारत में अपनी यूनिट्स खोल रही हैं। భారతదేశం ఆయన నేతృత్వంలో అది పెద్ద తయారీ కేంద్రంగా తయారవుతుంది। దాని కారణంగానే యాపిల్ గానీ, అమెజాన్ గానీ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి దిగ్గజ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు కూడా భారతదేశంలో వారి కార్యాలయాన్ని స్థాపించి కార్యకలాపాలని కొనసాగిస్తున్నాయి। आज दुनिया के अमेरिका और यूरोप के जैसे देश भी भारत की प्रगति को देखकर अचंभित हैं कि भारत की एक सब्जी की दुकान चलाने वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल से पेमेंट कर रही है। ఇవాళ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా పేర్కొనబడుతున్న అమెరికా, యూరోప్ దేశాలు కూడా భారత్లో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధిని ఆచత్ర చెక్కుదలై చూస్తున్నారు। భారత్ లో ఒక చిన్న అంగడి దుకాణంలో ఉంటున్న ఒక మహిళ తన అమ్ముతున్న సరుకుని ఈ కొంటున్న వారి దగ్గర యూపీఐ ద్వారా, మొబైల్ ద్వారా ఆర్థిక లావాదేవీలు నడుపుతున్న విధానాన్ని చూసి ప్రపంచ దేశాలు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत चंद्रयान 3, आदित्य एल, गगनयान जैसी अनेक अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है, वहीं स्वदेशी कोरोना रोधी वैक्सीन का निर्माण करके कोविड जैसे वैश्विक संकट से भी देश को उबारने का काम మోదీ జీ के नेतृत्व में हो रहा है। సాంకేతిక రంగంలో, వైజ్ఞానిక రంగంలో కూడా దేశం అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధిస్తుంది। అది చంద్రయాన్ 3 కావచ్చు, లేదా ఆదిత్య ఎల్ కావచ్చు, లేదా గగనయాన్ లాంటి శాటిలైట్లను మనం అంతరిక్షంలోకి పంపడం కావచ్చు। అదేవిధంగా కరోనా మహమ్మారి మనల్ని వేధిస్తున్న సమయంలో స్వదేశీయంగానే ఒక వ్యాక్సిన్ ని తయారు చేసి దాన్ని ఉచితంగా దేశంలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని అందించి అందరి ప్రాణాల్ని ఒక కుటుంబ పెద్దగా ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కాపాడారు। यही नहीं, आज भारत में जिस प्रकार से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर पूरा विश्व अचंभित है, आश्चर्यचकित है। ఇవాళ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మీద దేశంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్న విధానాన్ని చూసి, మౌలిక సదుపాయాలు పెడుతున్న ప్రత్యేక శ్రద్ధను చూసి ప్రపంచ దేశాలన్నీ విస్తుపోయిస్తున్నాయి। आज विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, रिंग रोड, हाईवे और एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं भारत की पहचान बन चुकी हैं। ఇవాళ భారతదేశంలో నిర్మాతమైన హైవేలు కానీ, లేదా ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలు కానీ, లేదా ఎలివేటెడ్ రోడ్లు కానీ మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెస్తున్నాయి। आज भारत की 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और प्रत्येक दिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। మన దేశంలో 99% గ్రామాలు రహదారుల్లో నిర్మించడం జరిగింది। రహదారుల ద్వారా ఆ గ్రామాన్ని కలపడం జరిగింది। ప్రతిరోజు 36 కిలోమీటర్ల నిర్మాణం, రహదారి నిర్మాణం ఇవాళ దేశంలో జరుగుతున్నది। आज वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय स्वदेशी ट्रेन भारत की पहचान बन रही है। ఇవాళ వందే భారత్ లాంటి అత్యంత అధునాతమైన రైళ్లను కూడా మన దేశంలోనే తయారు చేసుకుని ఇవాళ ప్రజలకి, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి అందుబాటులోకి తేవడం జరిగింది। आजादी के बाद देश के अंदर जितने हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, उससे दुगने हवाई अड्डों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल के कालखंड में हुआ है। స్వాతంత్రానంతరం దేశంలో ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం జరిగిందో కేవలం 11 సంవత్సరాల్లోనే మోడీ గారి నాయకత్వంలో దానికి రెట్టింపు ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం భారతదేశంలో జరిగింది। और इन 11 वर्षों में 23 नए एम्स, 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 23 नए एम्स, 7 नए IIT, 8 नए IIM भी देश को
समर्पित किए हैं। నరేంద్ర మోడీ గారి 11 సంవత్సరాల పరిపాలన విద్య మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి, ఆరోగ్యం మీద కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి 23 ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ని దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాజధానుల్లో నిర్మించడమే కాకుండా 7 ఇండియन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది। आपका जानकारी के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी, यहाँ एयरपोर्ट भी नया एयरपोर्ट उनका कार्यकाल में बना है और यहाँ IIT भी बना है तिरुपति में, इसी क्षेत्र में। వారికి చెప్తున్నా, ये भी एक उदाहरण है यहाँ का। వారికి చెప్తున్నా నేను, మా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత చిన్న ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్న దాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చేశారు। అదేవిధంగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని మన బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి గారి, కోల ఆనంద్ గారి నియోజకవర్గం కాళహస్తిలో పెట్టారని వారికి నేను తెలియజేస్తున్నాను। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। ఉత్కృష్టమైన మన సనాతన ధర్మాన్ని కూడా ఇవాళ పరిరక్షించే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతంగా జరుగుతున్నది। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण होना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होना हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या देवभूमि उत्तराखंड जहां से मैं आया हूं बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम होना हो। అది సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించే ప్రయత్నం ఎంతగా జరుగుతుందంటే, శ్రీరామచంద్రుడి జన్మభూమైన అయోధ్యలో ఒక దివ్యమైన భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం జరిగింది। అదేవిధంగా వారణాసిలో కాశీ కారిడార్ నిర్మాణం జరిగింది। అదేవిధంగా మనం అందరం పవిత్రంగా పూజించే శైవక్షేత్రమైన ఉజ్జయిన్ అభివృద్ధి, మహాకాళ ఆలయ అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది। అదేవిధంగా దేవభూమిగా పరిగణింపబడే ఉత్తరాఖండ్ లో కూడా కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నాం। రాబోయే రోజుల్లో అవి కూడా అద్భుతమైన ఆలయాలుగా తీర్చిదిద్దబడతాయి। आज हमारी धार्मिक भावनाओं को, धरोहरों को सजोने और संवारने का काम भी आज ऐतिहासिक रूप से किया जा रहा है। ఇవాళ మన మహోత్తమైన వారసత్వ సంపదని, అదేవిధంగా మన ఆధ్యాత్మిక చింతనను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా నడిచే ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ఉంది। यही नहीं, आज चाहे देश में मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, सीए और वक्फ संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए हैं, जो हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और मजबूत बना रहे हैं। ఇవి మాత్రమే కాదు, వారి హయాంలో ఎన్నో చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకోవడం జరిగింది। కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ 317 రద్దు చేయడం గాని, ట్రిపుల్ తలాక్లని ఒక అమానవీయ చట్టాన్ని రద్దు చేయడం గాని, వక్ఫ్ చట్టానికి సవరణలు తీసుకురావడం గాని ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్నాయి। ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలన్నీ ఒక భారతం, ఒక శ్రేష్టమైన భారతం నిర్మాణం దిశగా మన దేశాన్ని నడిపిస్తాయి। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी के नेतृत्व में राज्य में गरीब कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। మిత్రులారా, ఇవాళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి సహకారంతో రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ప్రజల సంక్షేమం పట్ల, ప్రజల అభివృద్ధి పట్ల ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు। आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं से लाखों प्रदेश के लोगों को उसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। జన్ధన్ యోజన గాని, ముద్రా యోజన గాని, ఉజ్వల యోజన గాని ఇలాంటి అనేక సంక్షేమ పథకాల కారణంగా ఇవాళ పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండుతున్నాయి, వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుతున్నాయి। भाइयों बहनों, यदि मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहां भी आज बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है। ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి చెప్పాలంటే పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ అభివృద్ధి మీద పెట్టుబడులు పెట్టబడుతున్నాయి, కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। पोलावरम परियोजना, 8 नए बंदरगाह आधारित औद्योगिक शहर, गूगल डेटा सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नई डिवीजन फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर इकाई और गेल परियोजना जैसी बृहद परियोजनाओं के माध्यम से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। అవి ఇక్కడ ఎకనమిక్ కారిడార్ల నిర్మాణం కానీ, దాంట్లో ఎకనమిక్ నోట్ల కారణంగా పెట్టుబడులు ఇది కానీ, లేకపోతే విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్లు కానీ, లేదా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు కానీ అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్నాయి। भाइयों बहनों, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विश्व का एक अग्रणी रक्षा निर्यातक देश भी बन चुका है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश बीजेपी द्वारा ही आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह यात्रा 11 से 25 दिसंबर तक राज्य के हर जिले में सुशासन और सेवा और विकास का संदेश पहुंचाएगी। सीएम धामी ने अन्नमैया सकल भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण और इसके साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुशासन, आपको बता दें कि अटल मोदी सुशासन यात्रा निकाली गई, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आंध्र में ही बीजेपी की सुशासन की पहल यहां पर देखने को मिली है। इसके साथ ही अटल प्रतिमा का भी यहां पर अनावरण किया गया है। तो महापल्ले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आंध्र में बीजेपी की सुशासन का पहल देखने को मिला। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। वहीं पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने ही लोअर मोल रोड की मरम्मत कार्य को ही लेकर कहा है कि पिछले वर्ष सड़क धंसने की घटना से पूरे देश में चिंता थी। उन्होंने बताया है कि अब ही मोल रोड का यहां पर स्थायी मरम्मत के लिए ही सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अजय भट्ट ने कहा है कि सड़क को ही सुरक्षित रखने के लिए खोखले पाइप और सुरक्षात्मक जाल बिछाया जा रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा धंसाव न हो। करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक इसमें लग चुका है और लगभग 2 करोड़ की और डिमांड आई है, वो भी रिलीज हो जाएगा अतिशीघ्र। इस तरह से 5 करोड़, और अगर इससे ज्यादा भी लगेगा उससे भी ज्यादा इसमें लगाया जाएगा, ताकि कहीं से कहीं तक भविष्य में खतरा न होने पाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता पर लगातार कार्य हो रहा है। इसका डेट ऑफ कंप्लीशन हमें जून 26 मिला है, इसीलिए मैं इस समय निरीक्षण कर रहा हूं, ताकि हमारे अधिकारी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बार बार इसको देखते रहें। हम जो ड्यू डेट है हमको दी हुई है, उस तारीख तक इसको पक्का कर लें। अगला नैनीताल का सीजन जब चले तब फिर ये कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से आज हमने लोअर माल रोड को बंद किया है और ऊपर को एक रास्ता निकालकर मुख्य मार्ग में जोड़ा है, ताकि आने जाने में परेशानी ना हो, अपर माल रोड में जोड़ा है। गढ़वाल से खबर है, जहां पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ और मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि चमोली में ही बनेगा एथलेटिक्स ट्रैक और इसके साथ ही 8 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ट्रैक। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गढ़वाल क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने किया है। इस अवसर पर ही खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महोत्सव में अब तक ही 13,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ही पंजीकरण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि उनके प्रयासों से गढ़वाल को देश के प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए क्षेत्र में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और इस क्रम में ही चमोली जनपद में 8 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक एथलेटिक्स ट्रैक का ही निर्माण किया जाएगा, और जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का भी अवसर मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह भी कहा है कि खेल महोत्सव जैसे आयोजित युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ साथ फिट इंडिया अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो गढ़वाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ और खिलाड़ियों ने यहां पर रिकॉर्ड भी बनाया है। खेल सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं जाने वाली पत्रकारिता को ही लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की धामी सरकार का प्रेस की आजादी को कुचलने का गंभीर आरोप लगाया है। काशीपुर से सामने आई इस बड़ी खबर में ही कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि अघोषित तानाशाही चल रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि कोई पत्रकार सरकार की नीतियों की आलोचना करता है या फिर खामियों को उजागर करता है तो उसे सुधारने की बजाय जेल भेजने की कोशिश की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज सवाल पूछना गुनाह बन गया है और सच लिखना अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। आजादी में मैं आना चाहता हूँ। आपके कितने चौथा स्तंभ तो है ही, हम पे अंकुश कौन लगाता था? ये कांग्रेस में चाहे हम तो पुराने आप लीडिंग देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने नेहरू जी पे वो बना दिए, जोक बना दिए, वो कर दिए और नेहरू जी ने सम्मानित किया। उल्टा कहा कि चाय पे बैठेंगे शाम को। इंदिरा जी के लिए सब कुछ कहा गया, लेकिन परिवार ने सहन किया। आज रवीश कुमार से लेके आप प्रसून वाजपेयी से लेके और कितने पत्रकार कई तो चले गए। उत्तराखंड के ऐसे पत्रकार हैं जिनको जेल हो रही, आज लेखकों को जेल हो रही। कभी नौचमी नारायण लगा, क्या नारायण दत्त जी ने कोई कार्रवाई की? आज कोई लिख के दिखा दे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसको जेल हो जाएगी, कल को पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये हालात इस प्रदेश के हैं, इसलिए डर लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और यह अभियान 17 दिसंबर से अगले 45 दिनों तक ही प्रदेश भर में संचालित होगा। अभियान के तहत ही न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर ही बहुउद्देशीय शिविर कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर आम जनता को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ही राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज और कल्याण सहित कुल 23 विभागों की सहभागिता भी रहेगी। इन शिविरों में ही शिकायतों का निस्तारण, योजनाओं से जुड़ी जानकारी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केदारनाथ धाम की हेली सेवा को लेकर यात्रियों के लिए महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगली यात्रा में श्रद्धालुओं को हेली टिकट के लिए ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि केदारनाथ हेली सेवा के लिए नए सिरे से ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि वर्ष 2023 में हेली कंपनियों से किया गया करार यात्रा शुरू होने से ही पहले ही समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही यूकाडा द्वारा ही हेली सेवाओं को सख्त निगरानी की जाएगी और सुरक्षा मानकों को पहले से अधिक कड़ा किया जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते ही प्रतिदिन उड़ानों की संख्या और यात्रियों की संख्या सीमित की जा सकती है। कम उड़ानें और सख्त नियम लागू होने से किराए में बढ़ोतरी होना भी तय माना जा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।
के बाद फिर से आपका स्वागत है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि संसद खेल महोत्सव युवाओं को एक निष्पक्ष और पारदर्शी मंच प्रदान करेगा। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से ही अनुरूप जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। मांडविया ने यह भी कहा है कि इस पहल से युवा प्रतिभाओं को ही आगे और बढ़ने का ही अवसर मिलेगा और इसके साथ ही खेलों को नई दिशा भी मिलेगी। चौदह दिसंबर को दिल्ली के ही रामलीला मैदान में राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली होगी और कांग्रेस हाईकमान के आह्वान पर देश भर से ही कार्यकर्ता जुटेंगे। उत्तराखंड से करीब 15 से 16 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि रैली का मकसद जनता को कथित वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करना है। तो रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि रैली का मकसद वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली ये की गई है, जिसमें कि वोट चोरी को लेकर लोगों को जागरूक करना इसका मकसद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रैली निकाली गई है जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली ये नाम रखा गया और इसके साथ ही कांग्रेस के द्वारा ही ये रैली निकाली गई है और वोट चोरी को लेकर ये रैली निकाली गई है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में है, कुछ रात तक निकलेंगे और जो नज़दीक के जिले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट ये है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। ये मानना है कि करीब 15 से 16 हजार के बीच लोग दिल्ली पहुंचेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इन दिनों ही जनपद हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। श्यामपुर कांगड़ी में ही 10 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है और डीएम मयूर दीक्षित ने बीते दिनों ही ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल भी मौजूदगी में यहां पर पीला पंजा चला और पूरी जमीन से ही अतिक्रमण हटाया गया है और डीएम के अनुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना करें। हम लोग सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उसको चिन्हित करके उसको नियमानुसार हटा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे, वो सरकारी जमीन थी। उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही मेला भूमि जो है उस पर भी सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते।